Hello everybody and law learners, how are you all? I hope you all are doing great. From today, I am going to discuss important topic related to Contract Act. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल करवाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे इनिशियल जो स्टेज होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि प्रायर टू द जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्रपोजल, उससे पहले प्रपोजल मीन्स ऑफ़र, उससे पहले का जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र। ये सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक वीडियो में आज से मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा प्रपोजल और प्रपोजल से रिलेटेड लॉ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल बोला जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर, जो कि इंग्लिश लॉ में बोला जाता है, उसी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल बोला जाता है। प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर टू हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट इज with a view to obtain the assent of another, that is known as proposal। तो बात करें इसके एसेंशियल एलिमेंट की, प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट की, तो सबसे पहला क्या होगा? व्हेन वन पर्सन टू अनदर, जब एक इंसान दूसरे पर्सन को, दैट मीन्स कि यहाँ पर दो पार्टीज होने चाहिए, जो एक ऑफर दे रहा है और जिसको ऑफर दिया जा रहा है। वन पर्सन होना चाहिए जो ऑफर दे रहा है, और अनदर में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं और एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जहाँ पर होते हैं उसको जनरल ऑफर बोलते हैं। तो जनरल ऑफर बाद में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑफर में, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बेसिकली प्रपोजल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि 2A में डिफाइंड है। तो सबसे पहले कैसे हम लोग याद करते हैं कि जो प्रपोजल है वो कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इनिशियल स्टेज है प्रपोजल, इसीलिए उसको 2A में मेंशन किया गया है, राइट। तो प्रपोजल डिफाइन करता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो पहला इसेंशियल एलिमेंट है वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पर एक पार्टी दूसरे को क्या करेगी? ऑफर देगी, प्रपोजल देगी। एक पर्सन होना चाहिए और जिसको ऑफर दिया जा रहा है वहाँ पर 10 लोग भी हो सकते हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिक ऑफर भी दिया जा सकता है टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑफर दिया जाता है उसको जनरल ऑफर बोलते हैं, और जहाँ पर एक लोगों को स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया जाता है उसको स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें सिग्निफाइज की। सिग्निफाइज कहने का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन है, कि ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं होता है तो वो ऑफर मेरे साथ ही रह जाएगा, मेरे पास ही रह जाएगा। मैं किसी को ऑफर देना चाहती हूँ, उसको मैंने लिखा और फिर मैंने उसको ड्रॉ में रख दिया, क्या उसका वैलिड कम्युनिकेशन हुआ? अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ ऑफर का तो वो सामने वाली पार्टी के नॉलेज में नहीं आएगा। तो फिर ऑफर को नॉलेज में लाने के लिए उसका कम्युनिकेशन जरूरी है। तो जो सेकेंड जो इसेंशियल होगा ऑफर का, दैट इज सिग्निफाइज। अब बात करते हैं सिग्निफाइज और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का रूल है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बताता है। सेक्शन 3 बोलता है देयर मस्ट बी द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सेक्शन 3 ऑल्दो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन तीनों की बात करता है, लेकिन अभी हम लोग ऑफर की बात करेंगे। तो सेक्शन 3 में बोला गया है, सेक्शन 3 ऑफर की बात करता है और वहाँ पर बोलता है कि देयर मस्ट बी द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे हम ये पता लगाएं कि वैलिड कम्युनिकेशन हुआ है ऑफर का वैलिड कम्युनिकेशन हुआ है। तो बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ऑफर का वैलिड कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब सामने वाली पार्टी के नॉलेज में आ जाए वो ऑफर, जिसके लिए वो ऑफर बनाया गया है, तब माना जाएगा कि वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर हो गया है। इसमें हम लोग केस देखते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इतना डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर डिटेल में डिस्कशन के लिए क्लास में आना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कशन कि ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके पास एक शॉर्ट नॉलेज भी हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट किन किन चीज़ों से बनता है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल की बात करें, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर है, ऑफर
कुछ करने के लिए भी और कुछ ना करने के लिए भी दिया जा सकता है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो विलिंगनेस टू डू, कि तुम ये काम करो या फिर मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये ऑफर मैं दे रहा हूँ, या फिर तुम मुझे ये ऑफर दो। इसके लिए भी ऑफर से रिलेटेड ऑफर दिया जा सकता है, राइट। ऑफर कुछ करने के लिए भी दिया जा सकता है और कुछ ना करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो ऐसा अगर कहीं लिखा हो कि कुछ ना करना हो, जैसे कि कोई एक फादर है अपने सन से बोलता है कि तुम फॉरेन ना जाओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ पे करूंगा। ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड ऑफर है। कुछ ना करना, फॉरेन ना जाना, दैट इज एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये भी क्या है, वैलिड ऑफर है। अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये भी ये वैलिड ऑफर है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इसी में है, डेफिनेशन में ही है, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर, कि इस इंटेंशन से ऑफर दिया जाना चाहिए कि सामने वाली पार्टी की एसेंट लेनी हो। मेरे पास वॉच हो, मेरे पास फ़ोन हो, मेरे पास कुछ ऐसा आर्टिकल हो जिसको कि मैं दिखाकर शो ऑफ कर रही हूँ, कि ये तो मेरा 10,000 का है, 10 करोड़ का है, 10 लाख का है। मैं बस शो ऑफ कर रही हूँ, मेरा इंटेंशन आपको ऑफर देना नहीं है। और मैंने बोल दिया कि ये तो बस 10,000 का ही है। आपने सामने से ऑफर को बोला ओके मैम, एक्सेप्टेंस डन, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा? मैंने तो ऑफर दे दिया, आपने बोला एक्सेप्टेंस डन, तब तो वो तो प्रॉमिस हो जाता है ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट बिकम्स प्रॉमिस, और प्रॉमिस को अगर मैं फुलफिल नहीं करूंगी तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या ये यहाँ पर वैलिड ऑफर था? मैंने एक प्राइस कोट किया, क्या ये वैलिड ऑफर था? बम्पर हॉल पेन वाला केस। तो ऑफर इस इंटेंशन से दिया जाना चाहिए कि सामने वाली पार्टी की एसेंट लेनी हो। मेयर कोटेशन ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, हार्वे वर्सेस फेसी का जो केस है। तो मेरा इंटेंशन बस प्राइस को शो ऑफ करना था, आर्टिकल को शो ऑफ करना था, ना कि मेरा इंटेंशन आपको ऑफर देना था। तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। ऑफर वही वैलिड होगा कि विद ए वो दिया जाए, ऑफर मस्ट बी गिवन विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर। सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। अगर वो एक्ट किया जाता है या फिर एब्सटिनेंस दिया जाता है तो क्या बोला जाएगा कि मैंने ऑफर की दिया है, इज सेड टू मेक ए प्रपोजल, ठीक है। जो पर्सन ऑफर देता है उसको बोलते ऑफरर, और जो पर्सन ऑफर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते ऑफरी, या फिर जिसको ऑफर दिया जाता है उसको बोलते ऑफरी। अब बात रही, हमने बात कर ली कि ऑफर क्या होता है, ऑफर की डेफिनेशन, ऑफर का वैलिड कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं ऑफर को रिवोक भी किया जा सकता है। जी हाँ, इंग्लिश लॉ में वंस एन ऑफर इज ऑलवेज एन ऑफर, बट इंडियन लॉ में ऑफर को रिवोक करने का भी प्रोविजन है। ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। तो ऑफर को कब तक रिवोक किया जा सकता है? तो जब तक कि ऑफर की एक्सेप्टेंस ना हो, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर यू कैन रिवोक दैट ऑफर। इसलिए ऑफर को रिवोक करने का प्रोविजन बनाया गया है ताकि रिपीटेशन ऑफ ऑफर ना हो। ए ने बी को भी ऑफर दिया, ए ने सी को भी ऑफर दिया साइमल्टेनियसली। अगर बी ए का ऑफर पहले मान लेता है और ए के पास प्रोविजन नहीं होता सी के ऑफर को रिवोक करने का पहले ही, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ सी, तो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ ऑफर हो जाता और सी के पास पावर आ जाता है ए के अगेंस्ट केस करने का कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर सकता है। और फिर तो ऐसे पार्टीज तो आपस में ही केस खेलते रह जाएंगी और केस ही लड़ते रह जाएंगी, और यहाँ पर बहुत सारे केसेस बस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते रह जाएंगे, क्योंकि ऑफर को एक बार एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस को अगर फुलफिल नहीं किया जाता तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा रिपीटेशन ऑफ ऑफर ना हो, इसीलिए ऑफर का रिवोकेशन का प्रोविज़न यहाँ पर लेट डाउन किया गया है। आई होप कि इतना जो मैंने पॉइंट बताया आपको क्लियर हुआ होगा और थोड़ी बहुत आपको प्रपोजल की नॉलेज तो आ ही गई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं रिलेटेड टू ऑफर उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।